ओम सभी को। आज हमारे बीच डॉक्टर राधा कृष्णन राधा बिष्ट जी हैं। ऑनलाइन हमारी निःशुल्क योग कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। योग एवं स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से हम सभी निरोगी एवं प्रसन्न जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की योग कक्षा में के विशेष सत्र में डॉक्टर राधा बिष्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर राधा बिष्ट जी राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय सदर लखनऊ की प्रभारी एवं सीनियर फार्मेसी अधिकारी हैं। वे कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। कोरोना काल में आयुष विज्ञान विभाग के निर्देशानुसार उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि के वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और स्वास्थ्य सेवा के लिए सम्मानित भी हुई हैं। चिकित्सा के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत एवं सामाजिक सेवा में भी आपकी विशेष रुचि है तथा इन क्षेत्रों में आप अनेक सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। आज के विशेष व्याख्यान का विषय आपका है त्वचा रोगों में होम्योपैथी का इलाज। आइए हम सभी डॉक्टर राधा बिष्ट जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके अनुभव एवं ज्ञान का लाभ उठाते हैं। आदरणीय राधा बिष्ट जी। सभी जी को मैडम। प्रणाम, नमस्कार। और ईश्वर का वंदन करते हुए इस शुभ कार्य में मैं मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। क्योंकि इस समय बरसात का समय चल रहा है, तो इस समय त्वचा संबंधी रोग बहुत ज्यादा अधिक देखने में भी आते हैं। और अस्पतालों में, डिस्पेंसरी में ऐसे मरीज भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली महिला पतंजलि योग समिति द्वारका ऑनलाइन निःशुल्क विशेष सत्र चिकित्सा में बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक आज ऐसा विषय चुना जिसमें त्वचा रोगों के कारण लक्षण एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, एक्जिमा, सोराइसिस, मुहासे, पित्त और साथ साथ में खुजली के संदर्भ में आज हम वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। और आदरणीय अनिल जोशी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। और साथ ही में अभी योग सिखा रहे थी हमारी आदरणीय सरोज शर्मा जी, प्रभारी जो कि हैं मटियाला खंड की संयोजक हैं। आदरणीय दीप पंत जी, जो समय समय पर मेरी वार्ता होती रहती है और आप हमेशा मुझे अवसर देते हैं सब समाज के सामने इस मंच के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, तो मैं विशेष आभार व्यक्तिगत रूप से आपका करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय दीप शिखा जी जो सह संयोजिका हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कोई भी कार्य एक व्यक्तिगत रूप से हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पूरा एक समूह चाहिए होता है और संयुक्त रूप से हम कार्य करते हैं, जो कि ये मंच कर रहा है। और ये इसलिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है ये इस तरह के कार्यक्रमों में अगर हम लोगों तक पहुंचाएं और उन लोगों को सहयोग दे सके, कुछ मार्ग दे सके, उनका अनुकरण करें या ना करें वो तो व्यक्तिगत इंसान की बात है। तो पुनः मैं सभी दर्शक गण को भी नमस्कार करती हूँ, मंच के सभी समृद्ध लोगों को प्रणाम करते हुए त्वचा की बात करती हूँ। क्योंकि ये जो शरीर हमारा है, त्वचा एक ऐसी है जो कि एक तरह से हमारा कवच है, शरीर का एक सुरक्षात्मक कवच है। और इसको आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई विकृति आ जाती है तो हमें उतना ज्ञात नहीं होता है, लेकिन हमारे जो त्वचा होती है वो थोड़ा बहुत हमको इंडिकेट करती है कि कहीं पर कुछ असंतुलित चल रहा है। तो इसी उसमें हमारा जो शरीर होता है, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे धूप हो, धूल हो, धुआं हो, या किसी भी तरह की अतिरेकता अगर होती है, तो ये हमको प्रभावित होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो जिसके कारण से हमें कभी एलर्जी हो जाती है, खुजली हो गई, या फिर अगर हमारी वातावरण खान पान बहुत ज्यादा दूषित है तो किसी को एक्जिमा भी हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है। तो ये सारी जो है त्वचा संबंधी फंगल इन्फेक्शन, जैसे बरसात के समय में है, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और कुछ ऐसे जीव परजीवी ऐसे होते हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं देते, जैसे मच्छर है, मक्खी है, ये तो हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन बहुत से सूक्ष्म ऐसे होते हैं
परजीवी जो कि हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। और आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पैरों में बहुत वो इतने बड़े फफोले पड़ जाते हैं। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको चलना मुश्किल हो जाता है, और हम लोग बहुत दवाइयां उनकी करते हैं, और बच्चे को उसका साइड इफेक्ट हालांकि लॉन्ग टर्म में होता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण इतना दूषित वातावरण है चारों ओर, तो झाड़ियां हैं या गंदगी है या पानी है, तो उसकी वजह से भी हमें एलर्जी हो जाती है। तो अनेकों कारण है इसको, कुछ तो हमारे खुद के होते हैं और कुछ हमारे स्वयं के नहीं होते हैं। बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस होता है, कई कभी कभी किसी तरह का वायरस चल रहा होता है, तो उस तरह से हमें कई तरह की एलर्जी हो जाती है। इसलिए त्वचा के मैंने कारण बताया कि कई कारण इसके हो सकते हैं। तो आज हम सभी आपके सामने इन्हीं समस्याओं पर, इन्हीं के कारणों और लक्षणों और तथा उसका बचाव का हमें क्या करना चाहिए, और होम्योपैथिक में इसका क्या रोल है, इस पर बात करने के लिए मैं आप सभी के सामने अपने अनुभव साझा करूंगी। संक्रमण, मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल इन्फेक्शन है, या पैरासाइट के जो जितने भी कीटाणु होते हैं। और उसके अलावा आज का जो हमारा वर्तमान समय का खान पान बहुत असंतुलित हो चुका है। हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो तुरंत तो इसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दूरगामी इसके दुष्परिणाम मिलते हैं। और कुछ तो हमारे कारण ये भी होता है कि हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, किसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे विशेष रूप से टीनेजर से गुजर रहे होते हैं, उसके ऊपर युवावस्था किशोरावस्था में जाते हैं, तो उनके साथ में ये समस्याएं आती है। वो स्वाभाविक है, मतलब चूंकि उनमें कई परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत वैसे कम होता है, लेकिन कुछ लोगों में आनुवांशिक भी समस्याएं होती हैं कि अगर उनके पिछले उससे चली आ रही है तो उनको भी हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि उनको हो, लेकिन हाँ संभावना रहती है। हमारे शरीर में पित्त हो जाते हैं, लाल लाल कभी कभी अचानक हो जाते हैं, सूजन आ जाती है और हमें बहुत खुजली मचती है। तो ये भी कई उसके कारण होते हैं। उसके बाद स्केयर्स हो जाते हैं। कभी कभी हमारी बॉडी में इतना सूखापन हो जाता है कि हम उसको खुजलाते हैं तो उसके रैशेस पड़ जाते हैं, वाइट वाइट हमारे शरीर में होने लग जाता है। ये सारे कारण हैं। और इसके अलावा अब पर्यावरण, चूंकि कभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो जाता है, कभी इतनी सर्दी होती है, कभी मूसलाधार पानी बरसता तो बरसता ही चला जाता है। तो ये तो हमारे चूंकि उसमें नहीं आता है, लेकिन हाँ हमारी त्वचा प्रभावित होती है, हमारा शरीर प्रभावित होता है। और एक आखिर में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आज कल सबके पास काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो काम के अधिक प्रभाव के कारण घर में भी काम अधिक होता है, क्योंकि एकल परिवार होने की वजह से जिम्मेदारियां घर की भी होती हैं, बाहर की भी होती है, और व्यवसाय या नौकरी की भी होती है। तो उसमें तनाव बहुत ज्यादा कभी कभी हमारा जीवन हो जाता है, कभी हमारा जीवन इतना उथल पुथल चलता है कि हम बहुत ट्रामा से गुजरते हैं। तो इसका भी प्रभाव हमारे त्वचा पे देखा गया है, प्रायः देखा गया है। कुछ लोगों को अलग तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे शुगर है। ये क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ये प्रभावित जल्दी करती है हमारी त्वचा को। और या किसी गंभीर बीमारी है और उसका उनका काफी इलाज चला है, ऑपरेशन हुआ है, बहुत समय तक उनका इलाज करके एंटीबायोटिक ली गई है, या स्टेरॉइड वगैरह कभी किसी ने ले लिया है, तो इसका प्रभाव जरूर निश्चित रूप से हमारी त्वचा पर पड़ता है। ये किस रूप में हमें दिखाई देता है कि हमारे शरीर में कभी तो पित्त के रूप में दिखता है, कभी लालिमा पूरी हो जाती है, कभी गोल गोल से सर्कल बन जाते हैं और लाल लाल उसके किनारे से लगता है घेरा बन गया है। और कभी कभी पूरे शरीर में हमारे ऐसे गोले बनते हैं और उनमें छोटे छोटे दाने, मतलब ये इसकी तासीर कम है और ज्यादा किस किस सीमा पर है, ये उसकी कितनी अतिरेकता है, ये निर्भर करता है कि वो किस तरह कहाँ तक उसका स्टेज पहुंच चुका है। किसी के में क्या होता है कि छोटे छोटे दाने होते हैं, पूरे शरीर में हो जाते हैं, उन्हें लाल लाल हो जाते हैं। कुछ के दाने ऐसे होते हैं कि उनमें पस पड़ा रहता है, और पीले पीले या सफेद सफेद रंग के छोटे छोटे दाने, लगता है कि कुछ भरा हुआ है। किसी में पानी भरा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से पानी रिसता भी है थोड़ा बहुत।
कहीं उसमें जलन होगी, पपड़ी जम जाएगी, किसी के में तो सफेद सफेद पाउडर से ऐसा निकलने जाता, मोटी मोटी पपड़ी जम जाती है। और खुजली इतनी ज्यादा होती है, रात में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और घाव हो जाते हैं, और घाव वो ठीक नहीं होते हैं, फफोले से पड़ जाते हैं, त्वचा लाल। और किसी के में तो आपने देखा का इतना ज्यादा उसका एक्जिमा या सोराइसिस इतना ज्यादा होता है, एलर्जी होती है कि उनकी हार्ड स्किन हो जाती है, त्वचा हार्ड हो जाती है, और उसमें इतना ज्यादा जैसे फट जाते हैं। फटने के बाद उसमें किसी के में पानी रिसता है, किसी के में ब्लड भी आ जाता है। तो ये तो बहुत आगे की स्टेजें होती हैं। अ, इसमें केमिकल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी दवाइयां ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं। इसके अलावा जो है हमें ये मैंने लक्षण आपको बता दिए। बीमारियां ज्यादातर जो त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं वो सोराइसिस होती है, एलर्जी होती है। और इसके अलावा पित्त तो मैंने बताया है, एक्ने हो जाते हैं। एक्ने के साथ ही साथ में मुहासे, जो ये मुहासे के साथ में ये खुजली बहुत तरीके की होती है। तो ये सारी त्वचा से संबंधित हमारी जो समस्याएं होती हैं, वो उनके मुख्य कारण होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमें पहली बात तो अपनी दैनिक, जैसा भी योगा में बहुत अच्छी बातें सुनाई भी जा रही थी, बताई भी जा रही थी। और हमें अपने सबसे पहले तो अपने दैनिक दिनचर्या को नियमित करना चाहिए, पहला ये कारण है। दूसरा, योगा या जो कुछ भी है, स्ट्रेचिंग, और हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए या एक्टिव रखने के लिए, दिन भर हमारी अ, ऊर्जा बनी रहे, तो उसके लिए योग बहुत आवश्यक है। कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग योग करते हैं। अब ये अपने ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज को फॉलो करते हैं। पानी का, ज्यादातर मैंने देखा कि त्वचा संबंधी रोग उनको ज्यादा हो जाते हैं जो पानी बचपन से कम पीते हैं। मैंने इससे पहले, मैं हर बार इस चीज को कहती हूँ कि जल और फल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो जल का जितना हम प्रयोग करेंगे, खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के कुछ आधे घंटे बाद तो स्वयं ही आपको प्यास लग जाएगी कस के। तो जल और फल का जितना आप सेवन करेंगे, उतना हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिकेट होती चली जाएगी। तो त्वचा से संबंधित रोग अगर कभी कभी हो भी गए, तो उसका तासीर बहुत अधिक नहीं होगी, अतिरेकता नहीं होगी, उसकी जो है स्टेज बहुत हल्का सा हो करके, और आपका वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हमें अपना संतुलित आहार लेना चाहिए। खाने में आजकल हालांकि बहुत चल गया है चाइनीज फूड का और बाहर खाने का प्रचलन, और कुछ तो मजबूरी से भी खाना पड़ जाता है। कुछ लोग, अब चूंकि जीभ हमारी ऐसी हो जाती है, उसको शौक लग जाता है, और हम लोग बाहर के चीजें बहुत उपयोग करते हैं, तो उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और वो त्वचा से दिखता है। आजकल ये बंद डिब्बों में हर चीज आपको प्री प्रिपेयर्ड मिलती है, पहले से आपको तैयार मिलता है। कुछ नहीं, पैकेट्स मिले, हमने खोला, तुरंत गर्म किया, सब्जी तैयार हो गई। रोटी भी आजकल पैकेट्स में आती है, और उनका उपयोग भी बहुत कर रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता ही पड़ता है। साथ में हम स्वस्थ हैं तो सब चीज खाना चाहिए। अगर किसी तरह की अगर हमें बीमारी है, तो सफेद चीजों का सेवन करना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आप त्याग दीजिए, कई लोग बिल्कुल त्याग देते हैं, किसी भी चीज को बिल्कुल नहीं त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को सारे तत्व चाहिए होते हैं। तो सफेद चीजें जैसे चीनी का बहुत उपयोग करना, मैदे का बहुत ज्यादा उपयोग करना, और ये नमक का बहुत ज्यादा उपयोग करना, इसके लिए भी जब हम खाते हैं, जैसे कई लोग बहुत नमक खाते हैं, तो उनकी त्वचा में रैशेस बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। या चीनी का बहुत उपयोग अगर जो लोग करते हैं, तो उनकी त्वचा में अगर उन्होंने खुजलाया, तो वहां पर उनको घाव सा बना देते हैं, या पानी रिसने लग जाता है। तो इसलिए जो है, इन सब का उपयोग अगर हम थोड़ा सा सीमित मात्रा में करें, संतुलित मात्रा में करें, तो मेरे ख्याल से इसका काफी उसको अगर हो भी गया है तो त्वचा से संबंधित रोग थोड़े बहुत, तो उसका जो कहते हैं इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, उसका प्रभाव जल्दी पड़ता है।
जैसे कई लोगों के रोग अगर 6 महीने साल भर तक चल रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है, तो लेकिन वो आपका हो सकता है हफ्ते भर, 10 दिन में, 15 दिन, महीने भर में आपको आराम मिल जाए और पूर्ण रूप से सही भी हो जाए। ये सब छोटी छोटी चीजें हमारी दैनिक जीवन की होती हैं, तो हमें इन सब का ख्याल तो रखना ही चाहिए। लेकिन अ, ये त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं, गंभीर भी होते हैं। कभी कभी तो ये हो जाता है कि त्वचा से संबंधित कैंसर भी देखा गया है। क्योंकि मैं वहां पे लखनऊ में जब जा रही थी, तो लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में वहां गई, तो मैंने वहां पर देखा कि त्वचा से संबंधित कैंसर का भी रोग हो गया था। और ये तो मेरी डिस्पेंसरी में खुद मैंने इलाज किया है। अ, लोग सोचते हैं बस खाली खुजली है। त्वचा संबंधित टीवी भी हो जाता है। चेहरे में जो घाव हो गए थे उसके, बहुत खतरनाक चेहरे में। तो ये इसके लिए थोड़ा लंबा इलाज चलता है। और त्वचा से संबंधित जब हम इलाज करते हैं, तो उसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और अगर मैंने जो स्टेज बताया कैंसर या बहुत अति अगर है, तो आप किसी उसके उसी क्षेत्र से संबंधित अनुभवी डॉक्टर से सलाह आप लीजिए, और टेस्ट जरूर कराइए। क्योंकि क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। उसके अनुसार हमें अपना प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। साथ में अगर हम, कई लोगों को एलर्जी होगी, बस वो एलर्जी में सिट्राजिन खा लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। सिट कुछ नहीं, अब क्या करें, नौकरी करनी है या घर पर आए हैं मेहमान, या कहीं हमें इंटरव्यू देना, तो इंटरव्यू देना, तो उसमें के लिए तो आपको तत्काल आराम चाहिए। तो उसके लिए तो आप जैसा भी चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप अपने मन से दवा मत लीजिए। कई वर्षों से हमने देखा लोगों को एलर्जी होती है, और वो बस खाली दवा ले लेते हैं और अब काम पे चल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो रोग बहुत बढ़ जाता है और अलग रूप ले लेता है। और साथ में थोड़ा सा पानी पी लो। तो ये मेरा सुझाव और सलाह ये चीज है कि वो लोग एलर्जी लगातार कुछ, ये सब चीजें क्षणिक होती है, कुछ दिन होंगी और आपकी ठीक हो जाएंगी। आप इलाज करोगे, चाहे घरेलू करें, होम्योपैथिक करें, या जो भी करें, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर लगातार वो निरंतर वो चलता चला आ रहा है और कई वर्षों से आप उससे परेशान हैं, तो उसको हल्के में मत लीजिए। उसके लिए आप पहले ये पता करिए कि ये एलर्जी हमारे को लगातार क्यों हो रही है। उसका टेस्ट जो भी डॉक्टर बताएं, आप चिकित्सक से संपर्क करें, अस्पताल में जाएं, और उसका कारण जब जानेंगे तभी उचित निवारण मिलेगा। और वरना हम दवा खाते रहेंगे, तत्काल हमें आराम मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे, उसकी तासीर बढ़ती चली जाती है। तो वो पूर्व में आपने जो किया है, उसका आगे के लिए उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिला है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग पहले उसके एक्सपर्ट, अगर अति है, बहुत ज्यादा अगर है, आपको बहुत सालों से चल रही कोई चीज, तो उसके विशेषज्ञ के पास जाएं। जो भी वो टेस्ट बताए उनको करें, और थोड़ा सा धैर्य रखें। क्योंकि त्वचा हमारी जल्दी किसी चीज से प्रभावित वैसे नहीं होती, एकदम से आपको गंभीर रोग नहीं होता है। अगर हो गया है थोड़ा बहुत, तो मौसम के कारण या आसपास की गंदगी के कारण, या कभी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, या मौसम में परिवर्तन हो रहा है, या अचानक हम ऐसी जगह गए जहां पर कुछ जो है विपरीत परिस्थितियां थी, तो ऐसे में हुआ, कोई चीज हुई आपको, तो थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन किसी चीज बहुत लंबे समय तक अगर चल रहा है कोई चीज, तो उसका आपको गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, और उसके लिए संपर्क करके उसको ठीक करना चाहिए। और एक मिथ सब लोगों को होती है कि त्वचा अगर संबंधित रोग अगर हो जाता है, जैसे एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, या किसी चीज की आपको एलर्जी भयंकर है, तो ये ठीक हो जाता है।
उसका लंबा इलाज चलने के बाद। लेकिन ठीक होने के बाद हम रोगी क्या होते हैं, पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी बार बार लौट करके भी आता है, आपको परेशान कर सकता है। तो पुनः आप उसका उपाय करें, इलाज करें, जो भी पैथी आप जानना चाहें। वैसे होम्योपैथिक का विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी कि त्वचा संबंधित रोगों में बहुत कारगर है। अगर बहुत उसकी स्टेज अगर काफी वो ना हो चुकी हो, बहुत ऊंचे स्तर तक ना जा चुकी हो, तो होम्योपैथिक में आपको बहुत अच्छा इसका परिणाम भी हमने देखा है। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से इलाज किया है और उसका परिणाम भी देखा है, और फल प्रतिफल भी आज तक हमें संपर्क में हमारे रहते हैं। तो इसलिए और बहुत ज्यादा अगर है तो आप विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाएं, और जा करके दोबारा अगर वो लौट करके आया है तो परेशान मत हो, फिर से पुनः आप उसका इलाज करें। और अब मैं बात थोड़ा सा करना चाहूंगी कि कई लोग होते हैं जो भी चाहे कॉस्मेटिक्स यूज कर लेते हैं। ज्यादातर हमने देखा है एलर्जी बहुत हुई, उन्होंने क्रीम लगा लिया या कोई लोशन लगा लिया, बिना उसके जांचे परखे, बिना उसका वो पढ़े हुए, या बिना डॉक्टर की सलाह के। और उनके चेहरे में पूरी जो हमारी लेयर ऊपर की होती बर्न हो जाती है। तो इसलिए जो कॉस्मेटिक्स अगर हम यूज करते हैं, या कोई ट्यूब यूज करते हैं, या मलहम यूज करते हैं, या किसी तरह की कोई भी चीज अगर यूज करते हैं, तो पहले उसको अच्छी तरह पढ़ लें वो एक्सपायरी तो नहीं है। फिर ये पढ़ लें कि उसमें क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं, डॉक्टर ने उसको अगर रिकमेंड किया है तो लगाएं। इसलिए इसका भी बहुत प्रभाव मैंने देखा है, लोग आते हैं और ज्यादातर या तो केमिकल का यूज किया रहता है, एलोपैथिक की उन्होंने अपने मन से दवाइयां खाई होती हैं, या स्टेरॉइड लिया रहता है, या फिर जो है उन्होंने कॉस्मेटिक्स यूज की होती हैं। अ, उसके कारण भी त्वचा संबंधित भयंकर रोग हमने देखे हैं। कभी कभी आपने नाखूनों के किनारे देखा होगा, यहाँ इसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, पैरों के नाखूनों में, इन सब में ये सब भी हो जाते हैं। और ये चेहरे पे एक्ने होना, डिस्कलरिंग होना, पिगमेंटेशन होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये सब चीज, ईचिंग होना, और छोटे छोटे दाने, ये तो चलिए टीनेजर्स वाले लोगों को होते हैं। और वो लोग बार बार उसको टच करते हैं, छुएंगे, बार बार जाके वॉश करेंगे, साबुन से रगड़ेंगे, या कई चीजें। नहीं, उसको ऐसे मत कीजिए, उसको बिल्कुल भी टच ना करें। जब भी करें रुई से हल्का सा उसको करें। और उसमें किसी तरह का कोई सोप नहीं लगाना चाहिए। विशेषकर मैं युवाओं को बता रही हूँ, जो इस तरह के उन्हें बार बार उंगली से लगाते हैं, उसको दबाते हैं, उसको नाखून से वो करते हैं, तो जो उसके स्पॉट होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, वो छूटते नहीं है। उसको बिल्कुल टच ना करें, और पानी बहुत पिए, और केवल आप पानी से मुंह धोएं। पानी से मुंह धोने के बाद उसमें क्रीम ना लगाएं, जितना तो उतना अच्छा, जितना साफ रखे, खुला रखे, उतना अच्छा है। और डॉक्टर ने अगर यदि कोई सलाह दी, जैसे हम लोग कोई ट्यूब रिकमेंड नहीं करते हैं होम्योपैथिक में, कभी भी नहीं करते हैं। ज्यादातर हम लोग या तो मदर टिंचर और खाने की दवा से ही क्योर करते हैं, और मोस्टली हुआ भी है। और अगर लगा अप्लाई करने के लिए भी दिया तो मदर टिंचर अप्लाई करने के लिए देते हैं, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखे हैं, और बहुत प्रभावी होती है वो। तो मेरा पहला तो मुहासे जिन बच्चों को हो जाते हैं उनसे निवेदन ये है कि इस तरह की वो ना करें। खुजली थोड़ी बहुत होती है तो सबसे घरेलू इलाज होता है कि आप गरी का तेल लगा लें, या आपके पास अ, वो है तिल का तेल भी कारगर होता है। कोई भी ऑयल में से गरी का सबसे अच्छा माना जाता है। इस तरह का कोई तेल आप लगा लें, और शुद्ध होता है, और बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। अब एक्जिमा सोराइसिस जब हो जाती है, उनकी स्किन बहुत मोटी हो जाती है। किसी किसी के मतलब चारों ओर दाने हो जाते हैं, और पानी रिसता है, और रिसने के बाद उसमें किसी के तो ब्लड आ जाता है और फट जाता है। बहुत मतलब बुरी बुरी स्थिति भी हमने देखी है एक्जिमा सोराइसिस की। तो ऐसे में एक तो आप बिल्कुल प्योर कॉटन के कपड़े ही प्रयोग करें,
और जब भी कपड़े, आप भले ही आपको 2 बार बदलने पड़े, उस पे लग जाए तो कपड़े चेंज कर दीजिए, उसको धुल लीजिए जिससे भी नीम के पानी से। आप उसको नीम का जितना उपयोग करें, या नीम का तेल का भी उपयोग आप कर सकते हो, नीम का पानी यूज कर सकते हैं, उसको नीम के पत्ते, जिस भी रूप में नीम का आप जितना प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा उसका होता है। और उसको बार बार खुजलाए ना, हाथ से छुए ना। जो उसमें सफेद रंग का पाउडर या किसी तरह के उसमें लिक्विड अगर फॉर्म हो रहा है, तो उसको टच ना करें, बस कॉटन से ले करके गरी के तेल से उसको क्लीन कर लें, साफ कर लें। और पानी से, या फिर पानी से उसमें साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। हम लोग तो नहीं रिकमेंड करते हैं। अगर कोई विशेषज्ञ, अगर कोई विशेष अगर सोप अगर हो, तो वो आप उसको डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। तो इसलिए भी इन सब का बहुत विशेष ध्यान रखना है। पित्त तो समय समय पर किसी कारण से हो जाते, कभी सर्दी गर्मी से हो जाते, कहीं पे कोई कीड़े मकोड़े हो, या सही था, है, मैं भी आ गया या हूँ फिर बीच में छोड़ के मॉइस्चर, सर का। या मम्मी से मॉइस्चर। बात करो, आपने कहा होगा हम 8 बजे निकल जाएंगे। चलो ये किसी का पूछे कब जाओगे। हाँ। और कभी कभी हमारे सीलन होते हैं, या बिस्तरों में थोड़ा सा नहीं सफाई रहती, कई कारण होते हैं, उससे हो जाते हैं वो थोड़ी कुछ समय बाद सही भी हो जाते हैं। और छोटी मोटी खुजलियां तो होती हैं और ठीक हो जाती हैं, और घरेलू उपायों से। बाकी होम्योपैथिक का भी हम आपको कुछ दवाएं बताएंगे, लेकिन उसका तुरंत आपको मैं इसलिए कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति का मनोविज्ञान अलग होता है, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर किसी की क्षमता अलग होती है। तो इसलिए आप किसी भी दवा को किसी के लिए एकदम से आप रिकमेंड नहीं कर सकते जब तक उसका पूरा मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण न कर लिया जाए। तब तक कोई एक दवा किसी को तुरंत फायदा कर सकती है, हो सकता है किसी को काफी समय बाद फायदा करे। तो ये हमारी दैनिक दिनचर्या क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारा पहले हम किसी रोग के कारण बहुत समय तक हम उससे पीड़ित तो नहीं रहे हैं, या हमारा पानी हम नहीं पीते हैं कितना, अ, बचपन से हमारा बीमारी का जो साइकिल रहा है, वो इलाज का या दवाई लेने का, उसका क्या रहा है। तो बहुत से इसके कारण होते हैं, इसलिए उन सब कारणों को जानना भी आवश्यक होता है। तो मैं कुछ ये बताऊंगी कि दवाएं हमारी होम्योपैथिक में, एक तो टिंचर होता है जो एक्सटर्नल भी होता है, और हम उसको ओरली लेते भी हैं। दूसरी चीज डाइल्यूशन होता है, जिसमें हम लोग ग्लोब्यूल से मिला करके दवाइयां देते हैं, और बाइकेमिक भी होती हैं। पर आजकल तो कंपनी वाले भी बहुत पेटेंट बना रहे हैं, और कई उन्होंने कॉस्मेटिक्स भी बनाई हैं। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करती। अब होम्योपैथिक में दवाएं बहुत सी हैं। सल्फर बहुत काम करती है, थूजा बहुत काम करती है। इसके अलावा एपिसमिल भी हम लोग देते हैं, आर्सेनिक एल्बम भी देते हैं, सोराइनम देते हैं, पेट्रोलियम देते हैं, मिजेरियम देते हैं, अनेकों, मतलब बहुत सी दवाएं हैं। जो अब ये निर्भर करता है हमारा जो मरीज आया है उसको किस तरह से किस संबंधित त्वचा रोग है। तो मैं उस हिसाब से फिर उन लोगों को, हम लोग उनका पहले पूरा विश्लेषण करते हैं, केस टेकिंग करते हैं, और उसके उसके व्यक्तित्व के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उसका क्या, उसको पसंद है, क्या स्वाद है उसका, अब तक क्या चीज उसने खाई है, तो उसके आधार पर हम लोग उनका इलाज करते हैं। इसलिए एक्जिमा हो गई, सोराइसिस हो गया, इनका बहुत लंबा इलाज चलता है। एक्ने है, एक्ने तो कुछ समय बाद सही हो जाते हैं बच्चों के, अगर वो पूरी तरह से नियम से दवा खाएं और उसको हमारी बातों को फॉलो करें। पित्त है, पित्त भी हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है, वो भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक तो एलर्जी बहुत होती है, ज्यादातर एलर्जी भी एक तरह से त्वचा त्वचा संबंधित ही होती है। जो हम लोग तो उसको भी एलर्जी मानते हैं, जो गले में और इसमें साइनस रेनाटाइटिस और फेरेंजाइटिस वगैरह होती है, तो वो भी एक एलर्जी का ही होता है, जो कि वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल त्वचा का नहीं होता है। अ, अब मैं चाहूंगी कि दवाएं तो मैंने बता दी थी आप लोगों को, ये अपने मन से मत लीजिएगा।
क्योंकि इसमें हमारी जो होम्योपैथी की दवाओं में भी कुछ नूसोट दवाएं होती हैं, अ, जैसे सोराइसिस हो गया, पेट्रोलियम होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, मेटोरिनम होता है, और भी बहुत सी दवाएं होती हैं जिसको हम लोग एकदम से सल्फर वगैरह, ये एग्रीवेशन भी कर सकता है अगर उसकी बिना पूछे और अधिक मात्रा अगर ले लिया आपने। तो इसलिए ये सब दवाएं भी हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करके, या उनकी क्या उन पर सही बैठेगा उसके हिसाब से ही देते हैं। अब मैं दवाओं के नाम उसके आधार पर बताऊंगी कि कैलेंडुला एक होती है दवा, टिंचर फॉर्म में भी आती है और डाइल्यूशन फॉर्म में भी आती है। ये बहुत अच्छी दवा होती है। कभी भी आपके त्वचा में घाव हो जाए या कट जाए, फट जाए, किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए, तो उसके लिए कैलेंडुला मदर टिंचर लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए होती है। इसका ट्यूब भी आता है और खाने के लिए भी होती है। कैलेंडुला बहुत इफेक्टिव दवा हमारे यहाँ होती है। अगर बर्न हो गई है स्किन आपकी, जल गई है, तो कैंथ्रिस मदर टिंचर और एक्सटर्नल और डाइल्यूशन भी होता है। ये दो दवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका बहुत प्रभावशाली परिणाम हम हमेशा हमने देखा भी है और हमारा अनुभव भी है। तो ये मैं विशेष रूप से कहूंगी कि आप अपने घर में कैंथ्रिस और कैलेंडुला चाहे ट्यूब फॉर्म में रखिए, टिंचर फॉर्म में रखिए, लेकिन रहनी चाहिए। आर्निका भी रहनी चाहिए। आर्निका जैसे गुम चोटें होती हैं, घाव, त्वचा सूज जाती है, उसमें नीला पड़ जाता है, आपको लग गई है चोट, तो वो इन्फ्लेमेशन वहां पे किसी तरह का, तो वो आर्निका का बहुत अच्छा उसमें कार्य, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। मेरा मेरा एक प्रश्न है। ये हाँ। वृद्धा अवस्था जब हो जाती है, 70 के पार कर जाते हैं, तो नींद नहीं आने की एक शिकायत कुछ लोगों में हो जाती है। जैसे हमारी श्रीमती जी को है, कहती है हाँ। मुझे नींद नहीं आती। हम्म। अब उसके लिए अपन को किसी ने मेरे को बताया था बेलेडोना 200 पोटेंसी 10 बूंदें सोते समय दे दो। तो जी। क्या ये सही है, या फिर आप बताओ कौन सी देना चाहिए? आपने आपने नहीं, देखिए कई दवाएं होती हैं, हम अगर बताएं भी तो पहले हमने पहले ही बताया ना कि किसी भी दवा को हम ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। नहीं, तो ये हम मरीज तो मेरे पास बैठा हुआ है, मैं बात करवाऊं आपकी? जी जी। पहली बात तो ये क्या? त्वचा से संबंधित नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। पहले तो जी। ये त्वचा से संबंधित रोग नहीं है, लेकिन हाँ आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, तो उसका में हाँ नींद नहीं आने के कई कारण होते हैं। पहले हाँ कारण को हमें जानना चाहिए। देखिए, हाँ या तो बीमारी, या तो पहले कभी कोई बीमारी से, मैं आपका व्यक्तिगत नहीं कह रही हूँ, मैं आम बात कहूंगी। हाँ, वो कई जनरल है सुनने के लिए तो। हाँ हाँ, बीमारी से, कभी कई बीमारियों से जूझा रहता है, जिसको कई दवाएं उसने खाई होती हैं। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि हम शारीरिक हाँ। रूप से हम कितना कर रहे हैं। हम्म। पहले मेरे कारणों को जानिएगा है। उसके बाद फिर हम शरीर पानी कितनी मात्रा में पीते हैं, खाना संतुलित, जो हमारा आहार, पौष्टिक आहार, जैसे चूंकि उम्र बढ़ने के बाद हमें एक्स्ट्रा जो है प्रोटीन है, ये सब लेना चाहिए, तो वो हम कितना उसका उपयोग कर रहे हैं। अब है कि कहीं तनाव या अवसाद का तो नहीं कारण है, पारिवारिक या सामाजिक या व्यक्तिगत या शारीरिक, तो ये भी कारण नींद नहीं आने का है। और अगर हम कभी कभी क्या होता है, शारीरिक श्रम अगर बहुत नहीं कर रहे हैं, और हम मैंने कहा ना, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा टीवी में या मोबाइल में बहुत समय हमारा व्यतीत अगर हो रहा है, तो वो भी हमारी इंडिकेशन होता है कि हमारा माइंड को साउंड स्लीप नहीं देता है। ये भी कारण है। वैसे बेलाडोना जिसने बताया, बहुत अच्छी दवा बताई है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बताया होगा, सोच समझ के बताया होगा। और हमें दिन भर अगर कई बार झपकियां आती हैं, आदमी कहता है हमें नींद नहीं आती है, ये बहुत बड़ा कारण है। अब हम बैठे बैठे कई बार झपकियां ले लेते हैं, तो झपकी भी एक हमारी नींद है, छोटी सी। हम्म। और वो, हम्म। और हाँ, और यही मैं कह रहा था कि देर दिन रात में तक का पाँच देर। पाँच मिनट 5-5 मिनट, 2-2 3-3 मिनट, 5-5 मिनट की झपकी लेते ही हैं ये लोग ऐसे, क्योंकि वो लेटे रहते हैं दिन रात। तो वो झपकी तो आती है, फिर हाँ कहते हैं नींद नहीं हाँ। आती। तो तो वो, क्या हाँ इससे वो, कोई रोग बड़ा हाँ, हो सकता है? तो जो झपकियां जो हम लेते हैं, वो हमारी नींद ही होती है, छोटी छोटी रूप में नींद का ही स्वरूप होता है वो।
और जी जी तीस जी। और एक मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि वो अगर सोने का, देखिए हमारा बचपन से हमारा शरीर क्या होता है, हमारी आदतें होती है। तो जी अगर हमारा जो सोने का शेड्यूल अगर डिस्टर्ब हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो वो पीरियड होता है अगर निकल गया, उसमें हमने जमुआई ले ली, हमने झपकियां ले ली, तो वो पीरियड अगर टाइम बार्ड कहते हैं ना हो जाता है, उसके बाद फिर नींद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके कई कारण हैं, ये कोई बीमारी बहुत नहीं है, इनके यही सब कारणों में से कोई ना कोई कारण होगा जरूर। तो इन कारणों पे पहले उसको थोड़ा सा पहचाने जाने, और उनको निवारण स्वयं करें। और अगर आवश्यकता है तो ठीक है, बेलाडोना भी ले सकते हैं हम लोग, एनाकार्डियम देते हैं, कालीफॉस देते हैं, कई दवाएं हैं जो उसके हिसाब से हम जी। मरीज को। 10 बूंदे देते हैं और उसकी शाम हैं? को सोते समय सोने से पहले। जी। बेलेडोना बेलेडोना 200 पोटेंसी हाँ वाली, हाँ। उसकी 10 बूंदे देती हैं, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। नहीं नहीं, डाइल्यूशन है कि मदर टिंचर है, पहले ये बताइए। बेलेडोना 200 पोटेंसी, ये लिखा है पोटेंसी सीसी। डाइल्यूशन जी। है डाइल्यूशन। हाँ तो फिर 200 डाइल्यूशन है फिर। तो 3-4 बूंद बहुत काफी है वैसे, 10 बूंद चलिए, 10 बूंद लेने से आप चाहे ये देखिए, है देखो। होम्योपैथी का एक विशेष चीज होता है, सिंगल डोज सिंगल मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हम्म। होती है। तो उसका आप एक ड्रॉप भी लेंगे तो भी उतना ही काम करेगी, और अगर आप 10-20 भी ले लेंगे तो भी उतना ही काम करेगी। कितनी तो देर आपका बाद दोबारा दूध दे काफी सकते है। हैं? हाँ कितनी हाँ, देर बाद तो दोबारा दे सकते हैं इसको? नहीं, दोबारा देने की क्या जरूरत है, एक बार दे दिया दोबारा मत दीजिए। अच्छा अच्छा। और कुछ भी बीच में फिर ब्रेक कर दीजिए दवा को। हाँ, दस उसकी दिन आदत बाद करीब। लगातार आदत नहीं डालनी। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ। धन्यवाद। और किसी के अन्य लोगों के प्रश्न? हाँ जी डॉक्टर साहब, एक मेरा प्रश्न था। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार जी जी। ये मस्से के लिए जो गर्दन वगैरह पे हो जाते हैं, इसके लिए एक खुरजा जो मेडिसिन है, थूजा 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 इसको। हाँ हाँ जी, क्या डॉक्टर साहब? थूजा थूजा थूजा। हाँ जी, इसको लगाते भी हैं और पी भी जाती है ये। जरा पीने का सिस्टम बता दीजिए कैसा है, कैसे पहले लेनी ये है? बताइए, थूजा जो है आपकी मदर टिंचर फॉर्म में है कि डाइल्यूशन में है? हाँ, लिक्विड है, लिक्विड। नहीं, लिक्विड तो दोनों होती हैं, लेकिन क्या है उसमें क्यूर बना हुआ है या उसके पोटेंसी लिखी हुई है? 30, 200, 1 ml? मेरे पास ऐसा है नहीं, आप बता दीजिए, वही ले लेंगे, आप बता दीजिए। अच्छा अच्छा। अ, देखिए, मस्से क्या गर्दन में बहुत ज्यादा है? दो, इस साइड पे दो या ऐसे, मतलब दो तीन तीन। अच्छा, 2-3 है। ये कब से स्टार्टिंग है है? ना, स्टार्टिंग है डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग है, कब से है? एज क्या होगी? एज एक तो 40 है हाँ हाँ। और एक 62। अच्छा, 62। तो एक जी। एज के बाद थोड़े से हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, तो कभी कभी हो जाते हैं। इसको बहुत, और ये वो हार्ड है, सॉफ्ट है, या बाहर को उभरे हुए निकले हुए, या हल्के से लटके हुए हैं, किस तरीके के हैं? देखिए, कई कई तरीके के होते हैं, तो सबका इलाज अलग अलग होता है, सबकी दवा भी अलग होती है। हालांकि थूजा तो ज्यादातर में काम करती है, थूजा तो अच्छी दवा है, डॉक्टर कास्टिका में साहब, ये थूजा जो है। मैंने मेडिसिन का नाम बताया ना, बस इसको एक बार आप बता दीजिए कि इसको कैसे लेना है बस। अच्छा, वो आप लोग ले रहे हो? नहीं तो जी। आप मैं आपको बताऊं तो, आप पहले तो उसका पोटेंसी बताइए, तब मैं बताऊं कैसे लिया जाता है। अच्छा, चलो फिर पूछ हाँ लेंगे फिर। इतनी डिटेल हाँ मालूम नहीं डॉक्टर साहब। हाँ। नहीं नहीं, धन्यवाद। पोटेंसी है कि मदर टिंचर है, तो उसके हिसाब से सबके डोजेज अलग अलग होते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब, धन्यवाद मेरे ख्याल डॉक्टर से ना, साहब। यदि किसी का कोई मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत पर्सनल कोई मेरा क्वेश्चन हो तो मेरा एक उसके लिए डॉक्टर व्यक्तिगत साहब का मैं नंबर शेयर कर दूंगा सर। आप लोगों को। सर, एक आप मिनट। डायरेक्ट से मैडम से पूछिएगा, क्योंकि इसमें ना साइकोलॉजिकली भी अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ती हैं, जो आप यहाँ पर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा, क्यों डॉक्टर साहब? जहाँ हाँ, नंबर आप दे दीजिएगा, हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमसे हाँ, बात। क्योंकि ना नहीं। बहुत सारी चीजें आपको और भी चीजें पूछनी पड़ेंगी, तो इसलिए जो है यहाँ पर वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो जनरल में एक दो क्वेश्चन मेरे थे कि त्वचा पर जो बहुत सारे लोगों के सफेद दाग हो जाते हैं, हाँ, उसका कारण क्या देखो होता तो, है? क्या हर सफेद दाग विटिलिगो कहा जाता है क्या, वो जो हाँ, सफेद सफेद से और एकदम अचानक किसी भी एज में होते हैं? नंबर एक क्वेश्चन ये था। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था
कि यदि कभी कोई बच्चे जैसे बाहर यदि जाते हैं, जैसे नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, तो एकदम से त्वचा चेंज हो जाती है, जो उसमें हाँ जो इन्फेक्शन आ जाता है, तो ये किस हम्म, कारण से होता है? क्या ये ऑटो देखिए इम्यून का भी उसमें टेस्ट वेस्ट करवाता है डॉक्टर? ये किस वजह से होता है और क्या उन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए? ये दो क्वेश्चन मेरे भी है, तो आप पहली, अपने हाँ, हिसाब से बताइए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए क्या होता है कि जो वाइट सफेद दाग जो पड़ते हैं, वो गोल गोल सर्कल में पड़ते हैं, चेहरे पे भी पड़ते हैं। चेहरे पे आपने तो किसी किसी वाइट वाइट हल्के, मतलब वो डार्क वाइट नहीं होते, हल्के हल्के पैचेस होते हैं चेहरे में या हमारे शरीर में। पहली बात तो व्यक्ति सोचता है कि बच्चों में ही कीड़े होते हैं, लेकिन वॉर्मिंग कहते हैं डिवॉर्मिंग करते रहना चाहिए, बड़ों को भी और बच्चों को भी। साल में एक बार करना चाहिए। तो पहला कारण तो उसका ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण, समुद्र में जाते हैं और नहाते हैं, उसकी वजह से स्किन डिजीज हो जाती है। क्योंकि आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे, समुद्र की लहरें बहुत तेज उछलती हैं, उसमें उस पानी में वो बहुत कुछ ले करके आती है अपने साथ। आपने समुद्र के किनारे कितने कचरे देखे होंगे ना। तो हम उस समुद्र में नहाते हैं, नहाने के बाद उसमें सॉल्ट भी बहुत ज्यादा होता है, तो हमारी स्किन डिजीज होने की संभावना होती है। उसके लिए अगर हो चुका है तब तो फिर आपको किस तरह का वो इन्फेक्शन हुआ है उस हिसाब से फिर उसकी दवा बताई जाती है। क्योंकि हर इन्फेक्शन की अलग अलग दवा होती है, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वेट क्या है, एज क्या है, सब कुछ जानना पड़ता है। लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए मैं आप एक चीज बताऊंगी कि जब भी समुद्र में जाए तो अपनी बॉडी को ऑयलिंग कर ले। जैसे पूरे में गरी का तेल लगा लें, जैतून का तेल लगा लें, या नीम का तेल लगा लें, या ये आपका इसका कोई भी ऑयल लगा लें। अभी मैंने इससे पहले बताया था वाला, तिल का तेल लगा लें। और लगाने के बाद नहाने जाए, और नहा करके फिर बिल्कुल साफ पानी से नहा लें, और अच्छी तरह से साफ तौलिए से पोछें और फिर ऑयलिंग कर लें। तो जहां तक दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो सफेद दाग हो जाते हैं, अगर उसको आप किसी पॉइंटेड पेंसिल या पेन से दबाइए, कस के उसको पुश करिए, दबाइए। अगर वो वाइट में कोई आपको सेंसेशन नहीं लग रहा है, पता नहीं लग रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तब तो फिर आपको लिकोडर्मा की समस्या प्रारंभ हो रही है। तो फिर तो आपको इलाज उसके लिए विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। और छोटे मोटे जो ये व्हाइट पैचेस होते हैं, ये हमारी दवा से एकदम सही हो जाते हैं, निश्चित रूप से सही हो जाते थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल कवर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स। मैं कर्नल पांडे हूँ, लखनऊ में हूँ। हैं। अरे वाह, तो नमस्कार। आपसे इससे मुलाकात पहले हम भी करेंगे ही। आप, हाँ, इससे पहले भी आप से बात हो जी, चुकी है पिछले हाँ, वो सप्ताह बात में। हो जाती है, फिर मुलाकात नहीं हो पाती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये जी है। जी, हाँ। मैं से मिल के हमें आइए, मैडम से मिल खोज के कर आइए। मुलाकात करूंगा। एक दो चीजें शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा, वैसे मेरे को तो पता ही नहीं है। जब हम मदर टिंचर की बात करते हैं और डाइल्यूटेड की बात करते हैं, तो उन दोनों में डायलिसिस, फर्क पता होना डायलिसिस। चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन, जितने भी होम्योपैथ की दवाइयां हैं, बॉटल्स हैं, उनमें किसी किसी पे तो लिखा होता है एक्सपायरी डेट, किसी में NA लिखा होता है। व्हाट इज द रीजन, क्या बात है? वैसे भी लोग बोलते हैं कि जितने भी होम्योपैथ की दवाइयां हैं लिक्विड फॉर्म में है, स्पेशली द मदर टिंचर, उसका एक्सपायरी नहीं होता है। पता नहीं कितना गलत हूं मैं, ये मुझे नहीं मालूम इन दोनों आपके चीजों पे। तीसरा एक और चीज कि द बेस्ट मेडिसिन फॉर डीवर्मिंग इन होम्योपैथ, ये तीन है डॉक्टर साहब। देखिए, पहला प्रश्न आपका था कि उसमें टिंचर, डाइल्यूशन। देखिए, दवाएं तो सब अच्छी होती हैं, टिंचर का अपना रोल है, डाइल्यूशन का अपना रोल है, बायोकेमिक का अपना रोल है। तो इसलिए हम उसको, आपको ये नहीं कह सकते कौन बेस्ट है। वो निर्भर करता है कि मरीज को क्या उस समय आवश्यकता है। वो जब आएंगे, उसकी केस टेकिंग की जाएगी, उसकी मेडिसिन जो भी निकलेगी उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका था, नहीं डॉक्टर साहब, व्हाट आई कैन आंसर, मदर टिंचर इज द प्योर फॉर्म ऑफ एनी हाँ हाँ एक्सट्रैक्ट, हाँ हाँ हाँ, दैट इज व्हाट इट इज।
लेकिन Okay. दोनों ही प्योर होते हैं, बस उनको ग्लोबुल्स में दिया जाता है, उनको डायरेक्ट वाटर में दिया जाता है। उसकी जी, जी। उसमें ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो ग्लोबुल्स ऑब्जर्व कर लेती है, जो प्रोटेक्ट होके आप पूरा खा सकते हो। डाइल्यूशन नहीं होता, उसको पानी में आपको लेना पड़ता है। और वैसे मदर टिंचर ज्यादातर अगर थोड़ा कुछ खा करके लीजिए तो ज्यादा होती है, क्योंकि उसका थोड़ा इफेक्ट भी होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं जी। कुछ खा करके लीजिए। और पानी कम से कम आधे कप, 1 कप या 1 गिलास पानी में लीजिए। उसके ड्रॉप्स भी बढ़ाए जाते हैं, डाइल्यूशन के तो 1 ड्रॉप भी दे दिया काम चल जाता है, लेकिन मदर टिंचर हम लोग ड्रॉप्स काफी 20, 25, 30 जितना भी हो, वो डिपेंड करता है मरीज के ऊपर, उसको कितने की आवश्यकता है। और दूसरा प्रश्न आपका था कि कंपनी लोग ने उसमें जो है एक्सपायरी डेट लिखी रहती है और कुछ में नहीं लिखी रहती। अब चूंकि व्यवसायीकरण हो गया हर चीज का और गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स हो गए, तो इस पर हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ना कुछ उत्तर देंगे। लेकिन हम लोगों का जो शुरू से मानना था कि कभी होम्योपैथी की दवा कभी एक्सपायर नहीं होती, जितनी पुरानी रखी रहती है उतनी वो इफेक्टिव होती है। यही नॉर्म्स पे हम लोग चलते थे, क्योंकि आज वर्तमान में जैसा निर्देश हम लोगों को मिलता है उसी को ही हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए, और कंपनियां बहुत आ गई हैं, उन्होंने बहुत चीजें निकाल दी हैं, जैसे पेटेंट निकाल दिया है बहुत सी कॉस्मेटिक, जबकि हम कॉस्मेटिक्स बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते। आपको ट्यूब लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, नहीं, वो अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, उसके कई कारण हैं, उन कारणों को जानते हैं, उस कारणों के जानने के बाद हम अपनी दवा देते हैं। जब वो अंदर से हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करती है तो धीरे धीरे त्वचा तक पहुंच करके उसको परमानेंट खत्म कर सकती है। लेकिन ऊपर का वो क्षणिक होता है, उस समय आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब उसका असर खत्म हो जाएगा तो वो और बढ़ करके, बहुत हमने देखा स्किन में लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, उस समय तो उनको लगता है अरे क्लीन हो गया, उसके बाद जब उसका असर खत्म होता है तो उसका वो बढ़ा हुआ रूप उनको मिलता है। तो इसलिए ये हम इन सब में तो वार्ता कुछ आपको बहुत वो नहीं देंगे। हाँ, और आखिर में आपका ये था कि तीसरा प्रश्न आपका क्या था? डीवर्मिंग। हाँ, डीवॉर्मिंग में हमारे यहाँ हम लोग ट्यूबरकुलाइनम भी देते हैं, सिना भी देते हैं, और से लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर होती है तो डीवॉर्मिंग के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं एलोपैथिक दवा देने के लिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और अपनी भी हम लोग चलाते हैं तो उसका थोड़ा सा जल्दी उसका असर भी पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम लोग कोशिश करते हैं कि डीवॉर्मिंग के लिए अपनी देते तो हैं, साथ में एलोपैथिक रिकमेंड। एनी नेम, एनी गुड एक प्रश्न मुझे पूछना है। वो तो मेडिकल स्टोर से आप जाएंगे या डॉक्टर से कंसल्ट थैंक करेंगे, यू, वो थैंक बता यू वेरी मच, नमस्कार राधा थैंक जी। यू वेरी मच डॉक्टर। नमस्कार हाँ, राधा जी। एक प्रश्न मुझे पूछना है। मस्सा हाँ, है बाहर की तरफ और हाँ, मेरे सामने लिखी है ये, इस पे लिखा है थूजा, हाँ, ठीक है। और ये 30 ml मदर टिंचर। अच्छा, कैसे लगाना है? 30 तो ml, तो वो तो फिर आपका कितनी वो छोटी शीशी में होगा मदर टिंचर। मदर वो 30 ml तो होता है, मतलब कि 100 ml 30 ml, वो कितनी ज्यादा मात्रा में है दवा आप, इसको लगानी कैसे है? वो इसको पोटेंसी कैसे नहीं लगानी? एक्सटर्नल है क्या थूजा? थूजा, थूजा नहीं नहीं, थूजा में एक्सटर्नल है क्या? एक्सटर्नल मस्ता एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मस्ता है। हाँ, तो उसमें ड्रॉप भी होगा। हाँ, हाँ, तो लगा लीजिए उसको, लेकिन ये खाने में ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसको पीना है। होती है। हाँ, कैल्केरिया फ्लोर देते हैं, कास्टिकम देते हैं, थूजा देते हैं। पानी में डाल के लेना है, पानी में डाल के। नहीं, अगर एक्सटर्नल है तब तो लगाना पड़ेगा, अगर वैसे है तो फिर आप पानी में डाल के कम से कम 20-25, जितना भी उसको डॉक्टर के साथ 20-25 लगाने का दिन प्रोसीजर क्या है? लगाने का प्रोसीजर क्या है? लगाने का, तो आप वो जो ड्रॉप पर होगा डायरेक्ट लगा लीजिए। अच्छा, हाँ, ड्रॉपर से जो वो है आपका, उसके चारों ओर लगा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन खाने में ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेरा एक प्रश्न व्यक्तिगत और था थोड़ा सा, ये अभी क्या महीने भर से करीब ये बाएं कंधे में ऐसा लगता है मेरे को जैसे कोई 100-200 चींटियां एक साथ ऊपर से नीचे के लिए चल रही तो हैं टेस्ट और कराइए अपने तो आप ठीक हो जाती है। हाँ, ना ना ना, ये आप उसको हल्के में मत लीजिए, कुछ ना कुछ जी, कारण होगा इसका टेस्ट कराइए, विशेषज्ञ के पास मिलिए और तुरंत टेस्ट कराइए। तो होम्योपैथिक में ही जाऊं? होम्योपैथिक में? नहीं नहीं, हाँ, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, उसके बाद फिर वो आपको
क्योंकि आप कंधे में स्पेशली आपके जो चींटियों की तरह रेंग रहा है और कर रहे हैं ना, तो वो वो कुछ ना कुछ उसका हाँ, काम हो जाता 2-3 मिनट के लिए ऐसा होता है बाएं कंधे पे, ऊपर से नीचे। है। और सुबह बस ठीक हो जाता है। सुबह होता है, दिन में या शाम को? ये किसी भी समय हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कपड़ा उतारते पहनते किस समय होता है? नहीं, पहने पहने भी हो जाता है। पहने 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 भी हो पहने, जाता हाँ, है? कपड़े अच्छा, पहने तो पहने भी होता नहीं, तब फिर आप थोड़ा डॉक्टर से, चिकित्सक से परामर्श लेकर के टेस्ट कराइए। है। जी जी, ठीक है। राधा जी नमन। नमस्कार। हेलो। जी हाँ, हेलो, नमन जी, सुन रही हूँ। हाँ, सुन रही मैं हूँ। डॉक्टर कृष्ण चंद्र वर्मा भिवानी से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, मुस्कुराते हुए सब बातें बता दी। जी, दो धन्यवाद। बातें मैंने अनुभव की है, देखा है कि अपने आप इलाज करने से डेथ भी होगी। एक बच्चा कॉलेज में था, साइंस डिपार्टमेंट में, जी सल्फर जैसे आपने नाम लिया, उसने सुना सल्फर से स्किन की हाँ। खुजली वगैरह खत्म हो जाती है। उसने लैब से सल्फर ले लिया, खा लिया और सर पर लगा लिया एंड ही डाइड। डेथ होगी उसकी, यंग बच्चे की। तो इस तरह से अपने आप कोई चीज ना करें नहीं, सीवियर। मैंने बात पहले ये बोला पूछता था। हूँ। हाँ, जी होम्योपैथिक जी, में नूसोड नूसोड हमारी कुछ मेडिसिन होती है जिसको उन्हें हम लोग। होम्योपैथी नहीं दी, उसको पता नहीं, उन्हें सुन रखा था। अधूरा ज्ञान जो है इसी तरफ ले हाँ जाता है। हाँ, बिल्कुल, तभी जी। इसीलिए मैंने अभी और यहाँ पर भी मैं दूसरा, दवाइयाँ डायरेक्ट नहीं बता रही। दूसरा एक लड़की थी, कोर्ट में स्टेनो थी, उसको सोरेसिस था और जी जी। डॉक्टरों ने एम्स में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने इतना स्टेरॉइड दिया कि डाइट। तो एक्सट्रीम इलाज पर ना जाएं। दूसरा, मैं दो तीन बातें और ऐड करना चाहूंगा आपसे भी। पूछा, कोरोना काल के बाद जो वायरल इन्फेक्शन सब लोगों को हुआ, तो वायरस जाता तो है नहीं कहीं, अपने फॉर्म चेंज करता है। उसके बाद मैंने देखा कि स्किन के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपका कोई अंतर नहीं, लंबी लंबी लाइनें लगने लगी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। दो तीन चीजें, एक स्किन के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए मैंने जो पाया है, वो जोजोबा ऑयल, एक ऑयल है जो हमारी स्किन बनाती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सीबम। वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर और इसका केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इट इज गिविंग बूस्ट टू द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर स्किन। दूसरा, कॉस्मेटिक पार्ट पर चलें। अभी मैंने अभी अभी कुछ महीनों पहले कुछ मेडिसिनल मशरूम पे वर्क किया, और उसके अंदर टर्मेला मशरूम जो है, जैसे कलर फेडिंग हो जाता है, डबल कलरिंग हो गई, डार्क कलर हो गया, या हाँ, रिंकल्स पिगमेंटेशन हो हो गई, जाता है, डिस्कलर हो जाता है। हाँ। मेडिसिनल, मैंने उसका इफेक्ट बहुत अच्छा देखा। टर्मेरा मशरूम के एक्सट्रैक्ट का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, अभी शरीर से मैंने पसीना निकालना चाहिए जो कि टॉक्सिक्स है। तो कुछ जी बीमारियां, जैसे आप कहते हैं वाट्स हो गए या सोरेसिस है, ये बाहर की बीमारियां नहीं है। अक्सर लोग इसका बाहर से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन दिस रिलेट्स टू लिवर। हमने अभी इन्हीं सब में प्रारंभिक उसमें बोला था कि हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा खान पान, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या है पता नहीं चलता है, तो तब जाकर के स्किन पर आता है। और कोरोना काल जी की आपने बात कही, कोरोना काल में लोगों ने दहशत और डर में इतनी मेडिसिनें खा ली, इतने काढ़े पी लिए, और इतने ये कोरोना नहीं, कोरोना से ज्यादा हम लोग व्यक्तिगत रूप से हमको इस तरह की चीजें हो गई थी, और हमने इतने भय डर में, एक तो तनाव में रहे, स्ट्रेस में रहे, और उसके बाद जिसने जो कहा उस समय सबने सब कुछ खा लिया। और जबकि वो बहुत सामान्य जीवन जीना था और बहुत सामान्य तरीके से रहना था और सामान्य खाना खाना था। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊंगी कि मैं कोरोना काल में मैंने इतना काम किया, इतना काम है, मैं कभी, मुझे तीनों उसमें कोरोना नहीं हुआ, और मैं सबके पास गई और बहुत ज्यादा मैंने ये नहीं, कोई चीज नहीं खाई, बस जैसा मेरा रूटीन चलता था मैं वही जीवन मैंने फॉलो किया। तो इसलिए जो है वो कई उसके तो बहुत बड़े कारण है, तो कई ऐसी ऐसी दवाएं उन्होंने ले ली जो कि कई अभी तक झेल रहे हैं और आगे भी काफी दिन तक उसका प्रभाव रहेगा उनके जीवन में। कोरोना काल में हुआ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जो सबका किया गया था, उसकी कोई ट्रायल नहीं हुई थी, कोई सेफ्टी ट्रायल नहीं हुए थे। तो लोग ऐसा कहते हैं कि उसके दुष्प्रभाव आज भी शरीर पर आ रहे हैं। क्या कहना है?
नहीं, देखिए वैक्सीन को हम एकदम से नहीं कह सकते। कारण क्या है, लोग केवल वैक्सीन की बात करते हैं। मेरे सामने सामने लोगों ने ऐसे ऐसे काढ़े पी लिए, इतनी दवाइयां, जो जिसने होम्योपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक खा ली, उन लोगों को इतना उनका समझिए कि अंदर उनके इंटेस्टाइन ब्लीच कर गए, और कितने लोगों के तो बस्ट कर गए, कितने लोगों के केसेस। अब ये चीजें आदमी नहीं, व्यक्तिगत कई चीजें जो हमने त्रुटियां करी हम नहीं बताते हैं। जी जी, कोरोना काल, मुझे भी कोरोना हुआ था, और कोरोना काल में मैंने एक मेडिसिन डेवलप की खुद। वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 एसेंशियल ऑयल्स हैं उसके अंदर, जिसका नाम मैंने सप्तऋषि धारा रखा। इट कुड क्योर मी फ्रॉम कोरोना, और आज भी वो इतना अच्छा वर्क करती है। स्किन की जितनी डिजीज है, आउटर डिजीज, इनको खत्म करती है। इवन मैंने हार्पिक जोस्टर तक उससे ठीक की। हार्पिक जोस्टर जो हो जाता है, हाँ, मेरे खुद को हुआ। हेरेपीज में तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा हमारे यहाँ इलाज है। हेरेपीज का तो तो बहुत। उसमें यार ये है, उसमें लंबा इलाज चलता है उसका, तो लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इससे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कोरोना काल यीस्ट में भी गवर्नमेंट इसको काम ने, में आए। सर जी, कोरोना काल में गवर्नमेंट ने कहा था कि आर्सेनिक एल्बम आप दीजिए इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने। केवल इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग अगर होगा तो हमारा सब समझिए कि आधे रोग तो हमारे वैसे ही खत्म हो जाते हैं, पहली बात तो। और दूसरा, हमारा जी दैनिक जो जी जीवन का वो है वो पूरा संतुलित अगर हम जीवन यापन करते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। और मैंने जितने लोगों को बांटी आर्सेनिक एल्बम, किसी को कोरोना नहीं हुआ। अगर कोरोना हुआ तो उसका समय तासीर जो है बिल्कुल, और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये मैं व्यक्तिगत जो मेरा अपना अनुभव और मैंने मेरे कार्य थे, तो ये उसका परिणाम था। जी जी, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। आप एक बताइए, स्किन के इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाएं? सभी को जरूरत है इस बात की जानना, देखिए वो शरीर तो के हमारे स्किन के इम्यून सिस्टम को। देखिए, दवा, आप डॉक्टर अगर हैं तो आपको पता है कि दवाई हकीकत में कोई इलाज पूरी नहीं होती है। दवाई के साथ में हमारा जीवन यापन कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारा मनोविज्ञान कैसा, हमारा अंदर से प्रतिदिन का दैनिक जो कार्य कैसे हैं, हमारा खान पान क्या है, हम कितना पानी पीते हैं, कितना लिक्विड लेते हैं, कितना जल फल पर निर्भर रहते हैं, ये सब भी बहुत महत्व रखते हैं। मेडिसिन तो लास्ट में है, वो आपको थोड़े दिन तक क्योर करने के लिए है। नहीं, जैसे विटामिन सी और विटामिन ई हाँ, ये तो जो लिया उम्र के जाता है उम्र त्वचा के बढ़ने लिए, से मुख्य आवश्यकता शरीर में होती है। जैसे हाँ, धूप बताइए, इम्यून सिस्टम विटामिन डी, बढ़ाने के डी काम सबसे आता बड़ा हमारा, विटामिन डी अगर हम लेते रहे तो उसके लिए बहुत हमारे बॉडी में उसका बहुत आवश्यकता है। जिसके विटामिन डी की डेफिशिएंसी, सी की डेफिशिएंसी, और विटामिन 6 की, विटामिन 2 की, विटामिन, इन सब की बहुत कमियां हैं बॉडी में। उसका कारण यही है कि हमारा जो कार्यशैली है उसमें बहुत परिवर्तन आया, खान पान में परिवर्तन आया। थैंक है। यू। जी थैंक यू जी, सर। नमस्कार, बहुत बहुत आपके अच्छा, आपका क्वेश्चन में धन्यवाद। आदरणीय शांता तनेजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? जी, पहले तनीजा मैम अपना वक्तव्य दे दें, उसके बाद मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी दीप सर। मैडम का वीडियो ये ऑफ है, आप बोलिए क्वेश्चन। जी, नमस्कार मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, और द वे यू स्पीक बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। मेरा एक प्रश्न ये था कि जो आपने बताया, लोगों ने काफी क्वेरीज थूजा के बारे में डाली, तो वो जो एक्सटर्नल है तो क्या उसे हम ले सकते हैं, या फिर इसके लिए अलग से आती है पीने के लिए जो आप बता रहे हैं, वो अलग से कुछ मेडिसिन आती है इसकी? अगर 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 चिकित्सक ने रिकमेंड किया है तो थूजा, हमारे यहाँ कई दवाएं एक्सटर्नल होती हैं जो कि आर्निका है, जैसे कहीं चोट है, हाँ जी। चोट है, दर्द है, आर्निका भी है, रस्टॉक्स भी है, वैसी कई है, कैलेंडुला है, कैंथ्रिस है, थूजा है, ये कई एक्सटर्नल दवाएं होती हैं जो कि कारगर होती हैं। तो थूजा को आप लगा सकते हैं जहां पर भी अगर मस्से आपके लटक रहे हैं और उसमें लगता है कि बस अब झड़ने वाले हैं, तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन खाने में ज्यादा इफेक्टिव होती है, मैं फिर भी कहूंगी, क्योंकि अंदर से हर चीज को जब हमारी जाएगी और बॉडी के अंदर से क्योर होना शुरू होगा, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो एक्सटर्नल के लिए पड़ सकता है। अब उसका रिजल्ट हर चीज का हर अनुभव है, लेकिन जैसे एक्सटर्नल, अग्निकांड इंटरनल भी भी साथ है। मिले, इंटरनल भी साथ मिले। और मदर टीचर अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ओके। के बिना ले, और उसके डोजेस भी वो बताएंगे, पानी में लिया जाता है और
करीब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का है, उसमें 10 बूंद भी हो सकती है, 20-25 भी बूंद हो सकती है, हाँ जी। 40-50 बूंद भी हो सकती है। राधा जी और एक जैसा प्रश्न कि और है। एक अर्निका आपने बताई, अर्निका दांत में दर्द के लिए अर्निका हमें लगाने के लिए दिया था, तो हाँ वो हाँ भी एक्सटर्नल ही है, तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल पे मेरे माइंड में डाउट अब आ गया, क्या हमें वो लेनी चाहिए या एक्सटर्नल को अप्लाई कर लें? डाउट मत कीजिए, तो कोई भी मेडिसिन आपको हार्म नहीं करेगी, दोनों का रोल कोई बात नहीं, अगर ओके। आपने पी भी लिया तो भी आपको नुकसान नहीं करेगी, फायदा ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ओके। एक्सटर्नल लगाया जाता है, तो अब वो चूंकि आप लगाओगे दांत में तो जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो उसका वो हाँ जी, जाएगा, तो उसके लिए कोई नेगेटिव चीज सोचने की जरूरत नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। हाँ, पैनिक नहीं है। और एक एक बात प्रश्न। और थी, जैसा कि दीप सर ने क्वेरी की थी, स्किन में जो डिस्कलरेशन हो जाता है, छोटे बच्चों को भी आजकल हो जाता है, तो मेरा बेटा है 14 इयर्स के हैं वो, और स्विमिंग जाते हैं, तो ये बताइए क्या उसके नेक पे थोड़ा सा डिस्कलरेशन आ डीवॉर्मिंग, रहा है? हाँ डीवॉर्मिंग करवाते रहते हैं साल में आप? पहले डीवॉर्मिंग अभी 2 साल से नहीं करवाई, उस 2 और साल पहले करवाया था लास्ट। होम्योपैथिक में जो है बच्चों के लिए ज्यादातर, ये आप भी, हमें रिकमेंड कर दूंगी, सभी लोग सुन लें। बर्बरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर एक आती है, जिसको कि फेस पे कॉटन लेके फेस पे लगा लें, लगा के छोड़ दें ओके। बस सुबह शाम। तो जो पिंपल्स होते हैं या दाने हैं या डिस्कलरिंग है, इन्फ्लेमेशन है या कहते हैं जो भी कारण है, तो उससे वो धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा, उसको खा भी पी भी सकते हैं पानी के साथ में। तो ये बच्चों के लिए ज्यादातर जो टीनेजर्स या युवा हैं या जो चल रहे हैं, उनके लिए कारगर काफी अच्छी होती है दवा, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो वो रख सकते हैं, और उसको टच ना करें, बार बार फेस धोए, कि सोप ना लगाए, और उसको साफ टॉवल से मुंह पोंछता रहे। और अगर स्विमिंग जाता है तो ऑयल ऑयल अगर लगा ले तो बेहतर है। जैसे मुझे वही डाउट हो रहा था नारियल कि का तेल, क्लोरीन वाटर से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। हाँ अगर हो रहा हो तो फिर वही है, ऑयलिंग कर लें। और ओके। पानी, वाटर इनटेक बढ़ाएं, पानी बहुत कम बच्चे बच्चे पीते हैं पानी का। हाँ और जी। फ्रूट्स लें। एक प्रश्न और है राधा जी। हाँ एक प्रश्न और है। थैंक यू एक मैम। प्रश्न और है। बोलो। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछना चाहती थी, जैसे सोराइसिस है मेरे हस्बैंड को, तो हाँ बच्चों को भी ना स्किन की प्रॉब्लम हो रही है फेस पर, तो क्या हाँ ये जेनेटिक प्रॉब्लम है? हाँ। नहीं नहीं, वो एक्चुअली परिवार में हम रहते हैं तो एक्सचेंज कपड़े भी होते हैं, हाथ भी लगता है, और कुछ मतलब वो चीज होती रहती है, तो संभावना रहती है, हो जाता है, इन्फेक्शन है, इसका लंबा इलाज चलता है, सही हो जाता है। हाँ फिर बीच बीच में कभी अगर वेदर या कुछ कारण से एग्रीवेट हो जाता है, तो बीच में आप लोगों को इलाज तो करना पड़ेगा। सोराइसिस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, डिजीज है। नहीं, बच्चों के जैसे फेस पर काफी पैचेस वगैरह हो रहे हैं, हाँ, तो उसके नहीं लिए तो क्या करना चाहिए? उनको डॉक्टर से के पास जाएं, और सोप बिल्कुल ना लगाया करें, सोप एकदम नहीं साबुन तो नहीं लगाते हैं, लगाया। पानी वानी भी खूब पीते हैं। हाँ पानी तो वो डॉक्टर से लें, दवाएं कई हैं एक्चुअली। सोराइसिस में लंबा इलाज चलता है उसका, उन लोगों को केस रीडिंग के बाद ही जो मेडिसिन निकलती है वो दी जाएगी। होने को तो सोराइनम है, पेट्रोलियम है, सरसापेरिला है, बहुत सी है, मिजेरियम है, और आपका सल्फर है, कई दवाएं हैं, लेकिन आप जब तक ऐसे नहीं दे सकते हम लोग दवा। थैंक यू। हम्म। राधा जी जी, ये विद्यार्थी सर। बर्बरीन जो दारू हल्दी होती है उसी से बनती है, बर्बरीन जो आप बता रहे हैं दवा? हाँ बर्बरी इससे बनती है, एंटीबायोटिक होती है। दारू हल्दी को अंग्रेजी में उसमें बर्बरीन भी कहते हैं, हम्म, तो शायद उसी का एक्सट्रैक्ट है ये। जी जी जी, बहुत अच्छे। एक ये प्रश्न भी है, सभी के लिए कारगर होगा, कि ड्राई स्किन अगर है तो ड्राई स्किन के ऊपर डेड सेल ज्यादा होते हैं, दे अट्रैक्ट वायरस बैक्टीरिया, वो अट्रैक्ट करते हैं। अटैक तो जरूर करते अपनी हैं तो स्किन को सभी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, और हाँ उसके अंदर ऑयल वगैरह जो भी लगा के उसको ठीक रखे, तो स्किन हाँ। के रोग नहीं होंगे। देखिए, हाँ जी। जो ड्राइनेस के कारण केवल कई कारण होते हैं। पहले तो खान पान में जरूर मैदा वगैरह बहुत ज्यादा, ऑयली और तेल ये सब कहते हैं लेते होंगे, और दूसरी चीज पानी का वाटर इनटेक कम होता होगा, और तीसरी चीज हो सकता है किसी का इलाज बहुत चला हो, मेडिसिन बहुत लिए, स्टेरॉइड भी ले लेते हैं लोग, केमिकल यूज कर लेते हैं, तो वो कई कारण से, एक दिन से 2 दिन से नहीं होता है, इसके कई इंटरनल उनके वो होंगे। और लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो सोप का यूज मिनिमाइज करना चाहिए, और दूसरा हमेशा बिल्कुल ऑयलिंग से उसको वो रखना, सॉफ्ट कवर रखना। करना है।
हाँ सॉफ्ट रखें। जी जी। थैंक यू मैडम। लॉन्ग टर्म में दूसरा सही ना, हो जाते हैं, लेकिन हाँ अगर पानी काफी पियेंगे और पानी पेट का जो हमारा है कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेट साफ रहे और सारी चीजें, तो लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी डिजीज नहीं है ड्राइनेस। थैंक यू मैडम। समय एक हमारा आड़े आ जाता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन है मैडम कि आपका टेलीफोन नंबर चाहिए, तो यदि आप बोल दें तो शायद सभी लोगों ने अपना पेन रखा होगा, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप क्लास में आते हैं तो कॉपी पेंसिल लेकर के आना चाहिए। आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए, यदि किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे पर्सनली डिस्कस करेंगे। टाइम भी बता दीजिएगा, कौन सा टाइम आपके लिए शुरू होगा। 9415474916 9415474916। थैंक यू मैडम। समय कौन सा अपना दोपहर अंत में मैं बस खाली दो चीज कहना चाहूंगी कि हमें सबसे दवा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी दैनिक दिनचर्या है, दैनिक खान पान है, और जल और फल का बहुत प्रयोग करें, और हमेशा अपने बॉडी को डिटॉक्सिकेट करने के साथ ही साथ योगा करने और शरीर को सक्रिय बना के रखें। और जितना इससे अपना आप सक्रिय रखेंगे उतना हमारे पास, अगर पहले तो त्वचा रोग होता नहीं है, अगर कभी कभी सीजनल उससे हो भी गया तो जल्दी उसका जो है इलाज होकर के आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर कुछ त्वचा संबंधित रोग बहुत हैं, जैसे सोराइसिस है, आपका एक्जिमा है, ये थोड़ा सा काफी टाइम लेते हैं सही होने में, बार बार हो जाती है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और कैंसर और हो गया, या ट्यूबर कहते हैं टीबी वाला जो त्वचा रोग होता है, उसका पे आप ध्यान दे करके बहुत समय तक इलाज करें अच्छे विशेषज्ञ से। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैडम एक लास्ट प्रश्न है। आजकल लोग डायबिटिक बहुत हो रहे हैं, तो डायबिटीज पेशेंट के लिए आप कौन सी दवा रिकमेंड करेंगे होम्योपैथी में? जम्बू साइजेलियम हमारे यहाँ दिया जाता है इसके लिए। और दूसरी चीज जो है कि शुगर के पेशेंट को बताऊं एक चीज, डॉक्टर कहता है आप कुछ मत खाइए, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहती हूँ आप चीनी एकदम बंद कर दीजिए, और बाकी चीज बिल्कुल संतुलित मात्रा में लीजिए। चीनी से बनी प्रोडक्ट आप बिल्कुल बंद कर दिए, और बाकी थोड़ा थोड़ा, जैसे फ्रूट्स भी है, हर फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा खाइए, खाना भी थोड़ा थोड़ा सब खाइए। और थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन ना करें, तो वो तो किसी को नहीं करना है, बहुत तला भुना मिर्च मसाला ये वाला भोजन तो वैसे भी लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और मैदे का। और बाकी शुगर वाले पेशेंट को हमारे होम्योपैथिक में अच्छी दवा है। अब ये है कि बहुत अगर शुगर अगर है तो फिर आपको इंसुलिन वगैरह लेते हैं करते हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको उसी पे रहना चाहिए, और होम्योपैथिक साइड में आप असिस्ट करेंगे आप। थैंक यू मैडम। थैंक यू अच्छा मैम, डॉक्टर राधा मैम बिष्ट मेरा एक जी। क्वेश्चन है आपसे। जी जी। एक्सक्यूज जी मैम, मेरे ना हाँ ये गर्मी, ये उमस की वजह से आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है मैम। उमस ये आजकल के इस मौसम की वजह से। हाँ, आंखों में क्या आप मतलब धूल वगैरह कहीं, धूल भी ज्यादा होती है? धूल तो नहीं, ये जो गर्मी से उमस होता है ना, उमस की वजह से आंखों में नहीं नहीं, दिक्कत आ आपका जाती है। नहीं नहीं, वो तो आपने प्रॉब्लम तो बता दी, उसके पीछे ट्रैवलिंग लॉन्ग पड़ती है, या धूल धूप और इन सब में आपको बहुत धुएं में जाना पड़ता है ये? मेरे को जाना पड़ता है, मेरे को पास वो जाना पड़ता है मैम धूप में। हाँ हाँ, तो कई चीजें, क्योंकि एक कारण नहीं है, इसका कई कारण है। क्योंकि लॉन्ग आप जाते हो, धूल और धुएं और इन सबसे प्रोटेक्शन करिए, और थोड़ा सा क्लीन करिए। और आंखों को पानी से करने के बाद जैसे हल्का हल्का ऊपर से क्लीन करके थोड़ा सुबह मॉर्निंग में। बस एक चीज हमारी आयुर्वेदा कहती है, और मेरे ख्याल से योगा वाली मैम भी आती है, हमारा जो सलाइवा होता है वो बहुत बड़ा एंटीबायोटिक होता है हमारे लिए। अगर मॉर्निंग में अगर आप उसको लगा ले, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपका ये क्योर कर देगा। लेकिन हमारे ये होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है, इसका ड्रॉप भी है और वो मेडिसिन भी है। अच्छा में अगर इस टाइप की चीजें हैं, इचिंग हो रही है या प्रॉब्लम है और आंख में होता है, तो यूफ्रेशिया होती है, लेकिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करके या हमसे करके पूरी कई और चीजें, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप भी अच्छा होता है इसका इफेक्टिव। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
और जो आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो ये क्लास है वो 5:30 बजे से 7 बजे तक होती है। आज की क्लास हमारी 6 से 8 तक होती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं 10 मिनट। तो आदरणीय डॉक्टर राधा बिष्ट जी, आज आपने त्वचा रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं उपयोगी सुझाव हम सभी के साथ साझा किए, जिसके लिए हमारी ऑनलाइन MPYS निःशुल्क योग कक्षा में आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार है। आपने बहुत सरल और सहज तरीके से हमारे त्वचा रोगों के बारे में और उनके बचाव और उसके उपचार के बारे में जानकारी दी, जो अत्यंत ही उपयोगी है। और आपका समय, ज्ञान और मार्गदर्शन हमारा मिलता रहता है, और जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार से समाज सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से कल आप बाहर जा रही हैं, तो यदि किसी लोगों को कोई क्वेश्चन करना होगा तो आज ही कर लीजिएगा, और फिर मेरे ख्याल से व्हाट्सएप कॉल ही लग पाएगी मैडम की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास को समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं सभी लोग। वो अमर नहीं, और वो गर्दन व्हाट्सएप वाला तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जनरल कॉल नहीं लगेगी। हाँ, अभी अनिल व्हाट्सएप जोशी कॉल ही भी इस बार है नहीं ना, वो शायद जर्मनी में ही है, इसलिए हाँ भी। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से आपका आभार, अनिल जी का और मैम लोगों का आभार कि अवसर दिया हमें लोगों से वार्ता करने का। तो ये भी एक तरह से हमारी सेवा ही है। बहुत आप बहुत शुक्रिया। बाहर से शांति कब आ पाठ। रही हैं मैम? वापस कब आ रही हैं? अच्छा, 3 महीने बाद। वाह वाह, क्या बात। 3-3 महीने का चक्कर लगता रहता है मैडम। तो पिछले शांति साल पाठ वही कर लेते हैं, किया था। उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। शांति पाठ कर लेते हैं, अपने माइक नोट कर लीजिए। कमर गर्दन सीधी, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ भरें। गहरा लंबा सांस। ओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। उस क्षण इस शांति को महसूस करें अपने चारों ओर करके। आपका मन पूरी तरह से शांत। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। घर्षण करें दोनों हाथों से, तेजी के साथ घर्षण करें, और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दादाजी, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। धन्यवाद डॉक्टर साहब, 3 महीने के बाद मिलते हैं धन्यवाद, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय, कल मिलते हैं। मैडम से हमारा 3 महीने के बाद का ही लेक्चर हो पाता है, हम अभी से लेकर के 3 महीने तक ठीक हो पाएगा। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ जर्नी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार। शुभकामनाएं मैम, जी। मुलाकात करेंगे, लखनऊ में मिलेंगे। हाँ, निश्चित है, जी। मुलाकात होगी हम लोग की। हाँ, आइए तो मुलाकात करते हैं। जी जी। आपको लड्डू खिलाएंगे हम, शुगर वाले को लड्डू नहीं खा रहे। हाँ, ये तो आप लोग का स्नेह है। सर, लखनऊ की रेवड़ी प्रसिद्ध होती है, लड्डू नहीं। रेवड़ी हाँ, भी खिला देंगे। कर्नल साहब, मीठा मत खिलाइए, सभी को मीठा खिलाते हो आप। अरे मीठा भाई देखिए डॉक्टर साहब, आप मिर्ची खिलाते रहते हैं। मैंने बोला मीठा खाइए, मीठा बोलिए, कुछ नहीं होता। मीठा बोलिए जरूर, लेकिन खाइए मत। मीठा खाने से शुगर नहीं होती, जब शुगर हो जाए तो मीठा छोड़ दीजिए।